नमस्कार श्रोताओं, आज इस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जिसे कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग अगर कहीं है तो वो कश्मीर में है। तो कश्मीर से एक कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निदा नवाज जी, जिनका आकाशवाणी से भी, आकाशवाणी के जो आयोजन होते हैं उनसे भी गहरा नाता है और जो तमाम जो जज्बात हैं आज शायरी के, कविता के, उनको लेकर के बहुत ही मुखर आवाज आपकी रहती है, कश्मीरियत को आप जीते हैं। निदा नवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। धन्यवाद आपका। नमस्कार। ये कहें आकाशवाणी से भी आपका गहरा जुड़ाव है और इन दिनों क्या लिख पढ़ रहे हैं, क्या हालचाल है आपके जरिए अगर हम कश्मीर के बारे में बातें करें तो? आजकल कश्मीर में भी लॉकडाउन है और लोग घरों में ही है जी। और किस तरह की जागरूकता है कोविड-19 को लेकर के आम जनमानस में और किस तरह के एहतियात लोग बरत रहे हैं? एहतियात तो बरत रहे हैं मगर आम लोग फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जी। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। चाहे मास्क का इस्तेमाल हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, उतना एहतियात नहीं बरत रहे। आप श्रीनगर में हैं और बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है कश्मीर का। तो कविता साहित्य की ओर से जुड़ाव किस उम्र के किस पड़ाव से आपका आगाज हुआ और किस तरह से आप शायरी और कविता की ओर मुखातिब हुए? लगभग कॉलेज दिनों से, ये 1985 की बात है। जी। 1985 में मैंने पहली कविता लिखी है हिंदी में। जी जी। चूंकि मेरा जो सब्जेक्ट वो यहाँ उर्दू रहा है, हिंदी का यहाँ उतना प्रचलन नहीं है। जी जी। हिंदी बहुत कम लोग यहाँ बोलते तो हैं, हिंदुस्तानी यहाँ बोलते हैं। जी जी। लिपि का अंतर है, समझते हैं, मगर लिखना और पढ़ना बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई इंटर में जब आप थे, 85-84 की बात है ये। तो कविता में आमतौर पे आपके कई संग्रह भी सामने आए हैं। तो कविता यात्रा में इन प्रकाशनों के बारे में और जो तमाम आपकी पहचान बनी है, आपके जो कविता के बिंब रहे हैं, जो कविता के जरिए आपने जो प्रयास किए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन से संग्रह हैं और कैसा मान सम्मान और आपको समीक्षात्मक रूप में हिंदी साहित्य में, उर्दू अदब में किस तरह से मिली है? मेरा पहला कविता संग्रह 1997 में ही आया, 1997 में। जी। वो कश्मीर से ही आया और उसको हिंदी तरबाशी जो राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं तो वो भी मिला मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से। जी। हाँ, अक्षर अक्षर रक्त भरा, ये उन दिनों की बात है। वो कविताएं उन दिनों आई जब कश्मीर के हालात बहुत ही ज्यादा जटिल, मार्मिक थे और ये पहली पुस्तक थी किसी भी भाषा की जी जिसने सीधे तौर पर आतंकवाद को अंडरलाइन किया। और इसमें सीधी सी बात है, इसमें जो भी कविताएं हैं वो तो हालात को लेकर ही है, जो हालात उन दिनों बने थे अचानक कश्मीर में। कश्मीर को चूंकि बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र रहा है, जी जी, लिहाजा इन कविताओं में वही प्रतिबिंबिता और वही रिफ्लेक्शन आती है। जी जी। संदर्भ वही है जो कि एक कन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं। और इस विशेष तौर पर मैं कहूँ कि ये जो अक्षर अक्षर रक्त भरा संग्रह जो आया, तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें भी हुई और जब इसको पुरस्कार मिला ज्ञान भवन दिल्ली में, जी जी, तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरा फौरन अपहरण भी हुआ इसी पुस्तक को लेकर। कश्मीर में रहते हुए बहुत ही साहसिक और उस तरह की आपने रचनाएं की जिनके बारे में बहुत मुश्किलात आपके सामने पेश आए। हाँ, बहुत दिक्कतें हुई और इसकी एक कविता है, बड़ी चर्चित रही है जी, इसी कविता संग्रह की। आप अनुमति दी तो? जी जी, जरूर जरूर। हमारी अम्मा की ओढ़नी। वे जब आते हैं रात के समय दस्तक नहीं देते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे। वे जब आते हैं रात के समय दस्तक नहीं देते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे और घुस जाते हैं हमारे घरों में। वे दाढ़ी से घसीटते हैं हमारे उब्बू को, छिन जाती है हमारी अम्मा की ओढ़नी। या हम एक दूसरे के सामने नंगे किए जाते हैं, सिसकती है शर्म, बिखर जाते हैं रिश्ते। वे नकाबपोश होते हैं, वे नकाबपोश होते हैं, लेकिन हम खोज ही लेते हैं उनके चेहरे अतीत की पुस्तक के एक एक पन्ने से। बचपन बिताए आंगन से, दफ्तर में रखी सामने वाली कुर्सी से, एक साथ झुलाए हुए झूले से, स्कूल की कक्षा में बैठे लड़कों से, हमारे बचपन के आंगन पर रेंगते हैं सांप। यमराज दिखाई देता है हमारे सामने वाली कुर्सी पर, जल जाती है हमारे बचपन के झूले की रस्सी। हम उस काली नकाब के पीछे छिपे कभी उस लड़के का चेहरा भी देखते हैं,
जिसको हमने पढ़ाया होता है पहली कक्षा में, वे जब आते हैं रात के समय, ले जाते हैं जिसको वे चाहें घर परिवार से। वे जब आते हैं दस्तक नहीं देते हैं, तोड़ते हैं दरवाजे। क्या बात है। रौंदते हैं पांव तले हमारी संस्कृति को, हमारे रिश्तों को, हमारी शर्म को। बहुत ही मार्मिक रचना है और बहुत ही सशक्त, और वास्तव में कहा जाए तो उन हालात में रहते हुए इस बात को कह पाना बहुत ही मादा वाली बात है, बहुत ही साहसिक बात है। तो उसके बाद के जो आपके संग्रह हैं उनके बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। 2015 में उसके बाद मेरा एक और कविता संग्रह आया बर्फ और आग नाम से, और उस कविता संग्रह के साथ ही मेरी डायरी भी आई जी, सिसकियां लेता स्वर्ग, जिसकी काफी चर्चा रही है तमाम साहित्यिक हलकों में। किस तरह से महसूस करते हैं वहां पर रहते हुए कश्मीर में, कश्मीरियत को जीते हुए, खासतौर से जो खूबसूरती थी जिसका दुनिया में आज भी नाम है, तो बहुत कुछ संभावनाएं आज लौट रही हैं, वापस आपको अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं, सूरत बदल रही है जी, कह सकते हैं। बहुत ही शांतिप्रिय लोग यहाँ के रहे हैं, और यहाँ एक मशहूर बात रही है कि जब यहाँ के लोग आकाश पे सुर्ख बादल देखते थे तो समझते थे कि किसी न किसी जगह हत्या हुई है, और बड़े चिंतित होते थे। और देश दुनिया के तमाम लोग, एक ख्वाहिश हुआ करती थी कि कभी कश्मीर को देखें पास से, जिसके बारे में तमाम इतने खूबसूरत किस्से हैं, शायरी है। तो उनको बचपन के कुछ यादें हैं आपको, जब बहुत कुछ खुशनुमा था, खुशगवार था, तमाम फिल्मों की शूटिंग होती थी और श्रीनगर में इतनी चहल पहल होती थी कि दुनिया भर के सैलानी आते थे, और पूरे कश्मीर के जो आवाम है उसका रहन सहन भी काफी कुछ टूरिज्म पर और अतिथियों के आवागमन पर निर्भर हुआ करता था। यादें बहुत ही खूबसूरत यादें रही हैं कश्मीर को लेकर जी, और कश्मीर को हम जिए हैं, कश्मीर में जिए हैं। देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मगर कश्मीर उतनी खूबसूरत जगह है। मैं खुद -32 में मैं रहा हूँ लद्दाख में। जी जी। फिर मैंने दिल्ली और गुजरात की गर्मी भी देखी है, बहुत ज्यादा गर्मी। और फिर जब आदमी कश्मीर वापस लौटता है तो कहता है कि सचमुच ये स्वर्ग है। उतनी खूबसूरत और ठंडी हवाएं, हरियाली, हर तरफ से फूल फल, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही जरखेज है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है जी जी, और मौसम बहुत ही सुहाना है। अच्छा, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी कश्मीर की जो लोक कला है, संस्कृति है और लिखने पढ़ने का जो क्रम है, जैसे आप जैसे रचनाकार हैं तमाम, वो एक धारा भी चल रही है क्रिएटिविटी की कश्मीर में पैरेलल, जो कि साथ ही साथ ये भी एक सुखद संकेत तो है ही। नहीं, वो तो चल रही है, क्योंकि जब भी कोई, अगर आप पूरा विश्व स्तर पर देखेंगे कि जब भी कोई क्षेत्र एक संघर्ष क्षेत्र में या एक कन्फ्लिक्ट जोन में बदल जाता है जी, तो दिक्कतें आ ही जाती हैं। मैं उन दिनों पीजीटी हिंदी था नवोदय विद्यालय में, तो मेरा अपहरण हुआ रात के समय और 3 दिन मेरा टार्चर रहा कि आपने ये लिखा है, आपने मुखालफत की है वगैरह। और खुद आप हिंदी साहित्य के भी आप अध्यापन, आपने उसका कार्य किया है, अध्यापन का हिंदी साहित्य के, तो किस तरह के रचनाकारों को आपने पढ़ा, किन लोगों से प्रभावित हैं वो, चाहे कश्मीर के जो लोकल जबान की जो अदब हो या फिर जो हिंदी अदब हो? असल में हिंदी में बता रहा था आपको कि कश्मीर में हिंदी उतना नहीं रहा है जी। कश्मीर में जो हिंदी साहित्य के साथ लोग जुड़े हुए थे उन्होंने पलायन किया, और अगर आप देखेंगे कि 1990 के बाद तो फिर यहाँ कोई रहा ही नहीं। जो भी यहाँ लेखक थे, चाहे महाराज कृष्ण संतोषी जी थे, चाहे शांत जी थे, वो विशेष तौर पे ये कश्मीरी हिंदू समुदाय से जुड़े हुए थे। यहाँ तो बस 2 हम लोग थे और छोटे ही थे। देखा जाए तो गाइडेंस करने वाला भी कोई नहीं था। एक तो सतीश विमल मेरे एक मित्र हैं, वो थे जी, वो यहाँ रहे आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र के साथ, और एक मैं था जो हिंदी लिखते थे और हिंदी साहित्य के साथ या हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए। कश्मीर इतना खूबसूरत सा जगह है, तो कुछ इसकी खूबसूरती पर भी, इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं उन पर भी आपने कोई रचना कही हो जो आप सुनाना चाहें हमें? और एक बात इससे पेशतर ये जानना चाहेंगे कि आम जो कश्मीरी है आज भी, जो सेब और तमाम फल फूल के बाग बगीचों में रहता है, उसके जरिए अपना जीवन यापन करता है, वो किस तरह की जीविका को लेकर के, जीने की इच्छा को लेकर के कैसे रह रहा है, कैसी उम्मीदें उसके मन में हैं, किस तरह से खुश रहता है, तीज त्योहार मनाता है? उम्मीद
बची रहती है, कुछ ना बचा रही, उम्मीद बची रहती है। और इंसान उम्मीद के सहारे ही फिर जीता है। जी जी। खासतौर पर इन हालात में जो कश्मीर में पिछले 30-35 वर्षों से उत्पन्न हुए जी, इनमें उम्मीदें ही हैं जो लोगों के पास हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनको इन तमाम चीजों से कोई उनकी वाबस्तगी नहीं है, और खेल कूद चंचल बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो उनके जीवन पे बड़ा असर पड़ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है बच्चों पर ही यहाँ बुरा प्रभाव पड़ा जी जी इन हालात का, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो तो पूरी तरह से ठप होकर आ गई जब स्कूल बंद हुए। खैर आज तो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कोविड की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब है, मगर यहाँ एक बूस्टिंग पॉइंट यह है कि यहाँ जो इकोनॉमी यहाँ है कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे जी जी जो बाकी राज्य हैं, यहाँ अगर आप कश्मीर वैली की बात करेंगे तो यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन आपको वही 2 पॉइंट कुछ मिलेगा, जबकि हमारा जो दर है वो तो टचिंग 30 है जी 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 जी। तो कश्मीर में क्योंकि फर्टाइल जमीन है, यहाँ कैसर उगता है, यहाँ बादाम उगते हैं, यहाँ सेब उगते हैं। और कोई कविता आपको जो कश्मीर की खूबसूरती पर और इन सकारात्मक बातों पर, वहाँ की कला संस्कृति को के भावों को उकेरती हो, जो आप हमें सुनाना चाहें हमारे श्रोताओं को? मैं अभी आप कश्मीरी बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, तो कश्मीरी बच्चों पर ही एक कविता है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। जी स्वागत। मेरी बस्ती के बच्चे। पहले मेरी बस्ती के बच्चे खेलते थे कूचों में गिल्ली डंडा, अब वे पत्थरों से खेलते हैं। उनके लिए पत्थरबाजी खेल मात्र है, भले ही बड़ों ने लगाया हो एक एक पत्थर पर ढेर सारा पैसा। बच्चे कहाँ जानते हैं दूसरों के सिरों पर दाव लगाने की राजनीति। बिल्कुल। बच्चे कहाँ जानते हैं दूसरों के सिरों पर दाव लगाने की राजनीति। पूरी बस्ती के लोगों के एक ही जगह जमा होने को समझते हैं वे केवल एक त्योहार, और खेलते खेलते फलांगते हैं महाशिरे की क्रूर सीमाएं। रात का गहराता अंधेरा, उल्लू के डरावने बोल, चेहरों पर नकाब चढ़ाए चांद परछाइयां, पक्षियों का एक प्रसन्न परिवार। मेरी बस्ती के बच्चों की नन्ही और कोमल आंखें देखती हैं दिन रात ऐसे ही कठोर दृश्य। कर्फ्यू में अपनी पतंग कहाँ उड़ा पाते हैं मेरी बस्ती के बच्चे, और नहीं खेल पाते हैं कहीं कोई लंगड़ी खेल। कर्फ्यू में पहरे लग जाते हैं उनके गली कूचों पर भी, दिन रात वे सुनते रहते हैं अपनी उखड़ी सांसों के सहमे सुर, और पढ़ते रहते हैं बड़ों के चेहरों पर लिखी डर की अंतहीन वारती। क्योंकि कश्मीर का जो है बहुत सारा इलाका जो है वो सीमावर्ती है। जी जी। बस्ती के अंतिम छोर पर तितलियों को पकड़ने की होड़ में बच्चे दौड़ पड़ते हैं मन मर्जी, अचानक खेलने लगते हैं उस पार से दागे गए किसी पुराने मोर्टार शल से। सीमाओं की फजाओं में उड़ते चील और कौवे मुस्कुराने लगते हैं, और मेरी बस्ती के बच्चे तितलियों के साथ उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। मार्मिक रचना है, जो कि वाकई आप वहाँ पर रहते हुए बहुत ही साहसिक रचना कर्म कर रहे हैं। आकाशवाणी से भी आपका जुड़ाव है, तमाम आयोजनों में आप भाग लेते हैं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मेरे जो रचनाएं रही हैं या प्रोत्साहन मुझे कहाँ से मिला है, जी जी, तो वो केवल आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र रहा है। क्योंकि आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र के साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले लगभग 35 ईयर से। जी जी। हमारा एक कार्यक्रम आता है मॉर्निंग में, आज की बात संपादकीय कार्यक्रम है, उसको मैं लिख रहा हूँ। जी जी। और वहाँ से आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र से हमारा एक साप्ताहिक प्रोग्राम भी आता है। जी जी। रचना नाम से हिंदी में। और एकमात्र एक इदारा है यहाँ जो हिंदी के लिए काम कर रहा है, और खासतौर पर जो मेरी नोक पलक अगर किसी ने हिंदी के संदर्भ में संवारी है तो आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र से। क्या कहने। तो बहुत ही अच्छी और रोचक बातचीत आपसे हुई। बहुत ही इस बातचीत के कई मायने हैं, और उम्मीद है कि वो तमाम बातें हमारे सामाईन तक, श्रोताओं तक पहुंचेगी। निदा नवाज जी, दूर कश्मीर से आप हमारे काशी से जुड़े, बनारस से जुड़े, इस बात के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम आपको आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।